हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिस्ट्री विद सोनी। मैं हूं सोनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और अनअकैडमी पे अपनी क्लासेस देती हूँ। तो आप मेरी अनअकैडमी पे फ्री सेशंस, कोर्सेज सब कुछ ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी अपने प्रोफाइल की, जिसके थ्रू आप आसानी से पहुंच सकते हो अनअकैडमी पे, मुझे ढूंढ सकते हो। तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आई थिंक आपको पता होगा कि मैंने एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू की है, एनसीईआरटी की बुक्स पे बेस्ड। और हम लोग क्लास 6 के बुक को डिस्कस कर रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दूसरे लेसन्स की लिंक भी दे दी है, तो आप जाके आसानी से उसको देख सकते हो। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 5, और इसका टाइटल है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो जो भी शब्द आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, उन्हीं से जुड़े हुए फैक्ट इसमें दिए गए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। आगे भी आप वीडियोस, इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हो या फिर एनसीईआरटी की बुक्स पे बेस्ड केवल और केवल क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हो, तो ज़रूर मुझे लिख के बताइए ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे वीडियोस लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात होती है राजा की, कि राजा किस प्रकार निर्मित होते थे, राजा बनते थे, शासकों का चुनाव कैसे होता था, उसके बारे में प्रारंभिक जानकारी इसमें दी गई है। लगभग 50 वर्षों से हम इलेक्शन के द्वारा शासकों का चुनाव करते हैं, मतदान के थ्रू, और अपने राजा को चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं था। और पहले शासक कैसे बनते थे, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कुछ राजा जो होते थे, एक जब जन था, जनपद और महाजनपद जैसी सिचुएशन नहीं थी, कबीले थे, जन थे, अर्थात लोगों द्वारा चुने जाते थे। जो लीडर केवल होते थे, जो मुख्य रूप से युद्धों के लिए चुने जाते थे, क्योंकि कबीले आपस में हमेशा युद्ध वगैरह करते थे, तो उनको एक लीडर की जरूरत पड़ती थी। तो राजा की भूमिका केवल एक नेतृत्वकर्ता की थी। परंतु 3000 साल पहले थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हुआ, और राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुआ, और कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करने लगे और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो यज्ञों का आयोजन राजा के चुनाव से ये जुड़ गया। उसके बाद बात करते हैं किस यज्ञ की, जो कि सबसे ज्यादा फेमस था राजा के गद्दी पे बैठने से रिलेटेड, उसके साम्राज्य विस्तार से रिलेटेड। तो वो था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था जिसमें घोड़े को एक घोड़े को राजा के लोग, सैनिक वगैरह होते थे, उनकी देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देते थे। मुझे पता है कि ये बहुत सारे लोगों को पता है, बट चूंकि चैप्टर में है तो इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये घोड़ा भिन्न राजाओं से, भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न राज्यों से होकर गुजरता था। और यदि कोई राजा उसे रोकता था तो इसका मतलब था कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसने अपने अश्व को छोड़ा है। तो उसको रोकने का मतलब था कि आपको उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। और यदि किसी ने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब है अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, और एक तरीके से वो, उन्होंने मान लिया है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले शासक या फिर जिनका ये घोड़ा है वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था और उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। तो पुरोहित यज्ञ संपन्न करवाते थे, बदले में उनको बहुत सारे उपहार वगैरह दिए जाते थे, जो कि दान दक्षिणा वगैरह होते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था वो बड़ा ही शक्तिशाली माना जाता था। और यज्ञ में जितने भी राजा आमंत्रित होते थे, सभी उस राजा के लिए गिफ्ट वगैरह लेके, उपहार वगैरह लेके आते थे। इन सभी आयोजन में राजा का महत्वपूर्ण स्थान होता था। राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष सिंहासन पर उसको बैठाया जाता था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको पता है कि जैसे कि रामायण में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जब माता सीता जंगल में थी और लव और कुश ने उनके घोड़े को पकड़ा था, फिर लड़ाई हुई थी। आप सबने इसके बारे में सुना है, पढ़ा है।
तो बेसिकली इसमें एक खास बात यह है कि उसे बाघ की खाल के एक विशेष आसन पे बिठाया जाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़े एक दो फैक्ट्स और हैं जो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। यज्ञ के अवसर पे बेसिकली सारथी जो होता था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि राजा का युद्ध क्षेत्र में मुख्य साथी जो होता है, जो हमेशा उसके साथ रहता है, वो सारथी होता था, सहचर जिसको बोलते हैं। तो यज्ञ के अवसर पे वो राजा के विजय तथा गुणों का गान, क्योंकि वो राजा के विजयों का साक्षी होता था, राजा जब उसको अपने साथ युद्ध में लेके जाते थे। तो राजा के सगे संबंधी, खासकर रानियां, पुत्र, कई छोटे छोटे अनुष्ठान वगैरह करते थे। और बेसिकली जितने भी राजा आमंत्रित होते थे इस अवसर पे, सब बैठ के अपना यज्ञ वगैरह देखते थे। राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव पुरोहित किया करते थे, और वैश्य जन के लोग थे वो उपहार लेकर के आते थे। और पुरोहित जिनको शूद्र मानते थे उनको इन अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की क्या भूमिका होती थी अश्वमेध यज्ञ में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। कोशिश करिए कि पूरा वीडियो देखिए और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा टाइम देके आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो बहुत ही बेहतर है। अब बात करते हैं वर्ण की, जिससे जुड़े हुए फैक्ट्स बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस बात को ध्यान से आप लोग प्लीज देखना। और ये डायरेक्ट मैंने पिक्चर डाल दी है बुक की, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे ही बेस्ड हो। उस समय समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, और वहीं कुछ कृषक व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी तरफ पशुपालक, शिल्पकार, मछली पकड़ने वाले जो थे वो थोड़े निचले कैटेगरी के आ गए, और भोजन संग्राहक थे और वे निर्धन थे। तो दो कैटेगरीज में बेसिकली था डिवाइडेड। पुरोहितों ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते थे। पुरोहितों ने बांटा, उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग काम है। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, जो वेदों के अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ संबंधी कार्यों को करते थे, और इसके बदले में उन्हें उपहार मिलता था, दक्षिणा, दान वगैरह। दूसरा स्थान था शासकों का। तो नंबर वन ब्राह्मण, नंबर टू पे थे शासक, जिन्हें क्षत्रिय कहते थे, और उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पे विश्व अर्थात वैश्य भी थे, वैश्य थे। इनमें कृषक और पशुपालन, कृषक ध्यान देना, इसमें वैश्यों में आते थे कृषक, पशुपालक और व्यापारी। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्णों में अंतिम स्थान था शूद्रों का, और इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, और प्रायः औरतों को भी शूद्र माना गया था, शूद्रों के समान माना गया था। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा कि वेद पढ़ने का अधिकार महिलाओं तथा शूद्रों को नहीं दिया गया था। अब बात करते हैं जनपद की। तो नेक्स्ट इसमें फैक्ट दिया है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। मैं बिल्कुल कोई भी एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आपके साथ इसमें डाला भी नहीं है, क्योंकि चाहती हूँ कि पूरी तरीके से एनसीईआरटी के बुक्स पे ही बेस्ड हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है, पहले जन आते हैं, फिर जनपद आते हैं, जब छोटे छोटे कबीले के रूप में थे जन, उसके बाद से एक थोड़े कबीले बड़े हो गए, जनपद के रूप में डेवलप हुए, फिर आ जाते हैं महाजनपद, महाजनपद, और उसके बाद से एक साम्राज्य निर्मित होता है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये जनपद, जन के बारे में पढ़ा, अब जनपद के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होके अब जनपदों के राजा माने जाने लगे। पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। तो पुरातत्वविदों ने जो खुदाई, पुरातात्विक साक्ष्य काफी प्राप्त हुए हैं, जिसमें बस्तियों की खुदाई की गई है, बस्तियां प्राप्त हुई हैं। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दिल्ली में पुराना किला, जहाँ से बस्तियां मिली हैं जनपद काल की। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा। महत्वपूर्ण है लोग यहाँ पे, बेसिकली महत्वपूर्ण ये है कि ये लोग
कृषि और पशुपालन करते थे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इसमें धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, और इन विशेष प्रकार के बर्तनों को चित्रित धूसर मृत भांड, जैसे कि आप लोगों ने बुक्स में पढ़े होंगे, तो ये महाजनपद जनपदकालीन पात्र थे। महाजनपद नहीं, जनपदकालीन चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये चित्रित धूसर पात्र का पिक्चर दिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसमें मैंने दे दिया है। आप देख सकते हो कि इसमें चित्र बनाए, कुछ ज्यामिति जैसे होते हैं, ट्रायंगल वगैरह बने हुए, इस तरीके की रेखाएं वगैरह खींची हुई हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चित्रित धूसर पात्र का करते क्या थे। तो इन तरीके के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पे महत्वपूर्ण लोगों के भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो ये चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग क्या, किस रूप में करते थे, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो खास अवसरों पे करते थे, महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए। अब बात करते हैं, जैसे जनपद पढ़ा, उसके बाद महाजनपद आता है। 2500 साल पहले तकरीबन कुछ जनपद बड़े हो गए। पहले ये जन थे, कुछ जन मिल के एक बड़े से जनपद बन गए, और ये जनपद बन गए, और फिर छोटे छोटे जनपद बन करके एक महाजनपद का रूप बन गए। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। तो इस चैप्टर में इन्होंने मगध और वज्जी दो तरीके के दो जनपदों का इन्होंने डिस्कस वर्णन किया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो महाजनपद 2500 साल पहले, टाइम जरूर याद रखना, कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। आप लोगों ने पढ़ी होगी जनपद और उनकी 16 जनपद और उनकी राजधानियां। मैच करने वाले क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, कई राज्यों में किलेबंदी की गई थी। जैसे कि मैंने बताया था कि जब जनपद बन गए थे और एक तरीके से एक साम्राज्य क्षेत्र बढ़ गया था, तो इनकी अब जब राजधानियां डेवलप हुई तो राजधानियों की किलेबंदी कर देते थे। किलेबंदी का अर्थ है कि इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बना देते थे, उनको घेर देते थे सुरक्षा की दृष्टि से भी। तो मोस्टली ये सुरक्षा की दृष्टि से होता था कि चारों तरफ से घेर दिया है राजधानियों को। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर देते थे, अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी प्रदर्शन करते थे। तो पहला रीजन था किलेबंदी का सुरक्षा, बट कुछ राजा ऐसे थे कि जो अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी राज्यों को अपनी राजधानियों की किलेबंदी कर देते थे। इसी तरीके की एक दीवार आप देख सकते हो, कौशाम्बी के किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट के दीवार के अवशेष आप देख सकते हो। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः संभवतः है, बेसिकली ऐसे जो पुराने डेट्स होते हैं उसमें थोड़े से डाउट होते हैं, तो उनको संभवतः कह के दर्शाया जाता है। तो संभवतः 2500 साल पहले ये हुआ था जिसका निर्माण। अब राजा, चूंकि राजा का क्षेत्र बड़ा हो गया है, उसने एक राजधानी बना ली है, राजधानी की किलेबंदी कराई है, सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उसको सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता पड़ी। और सब सेना रखते थे तो नियमित रूप से सिपाहियों को रखना पड़ता था, और उनके अपने खर्चे देने पड़ते थे, तो उनको नियमित रूप से वेतन देना पड़ा, और पूरे साल के लिए उनकी नियुक्ति करते थे। और इनको जो भुगतान दिए जाते थे, मतलब वेतन दिया जाता था, ये संभवतः, इसमें भी डाउटफुल है, ये श्योर नहीं है, जब भी संभवतः वर्ड आए, आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो सैलरी देती थे वो सिक्कों के रूप में या नगद भी देते थे, हो सकता है कि कुछ अनाज या फिर दूसरे मीडियम्स के थ्रू देते हो। उसके बाद आती है बात कर की। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब राजा जो है उसका साम्राज्य विस्तार हो गया, उसने एक राजधानी डेवलप कर ली है, चारों तरफ किलेबंदी कर ली है, और एक सेना भी रख ली है। तो सेना के रख रखाव के लिए, उसको सैलरी देने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता है, तो उसने टैक्स लेना यहाँ से शुरू कर दिया। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम लोग एक तरीके से पूरी एक राज्य का डेवलपमेंट कैसे होता है, शासन व्यवस्था कैसे डेवलपमेंट हुई, राजा कैसे पावरफुल हुआ, कैसे सेना की शुरुआत हुई,
कैसे राजधानियों की शुरुआत हुई या फिर टैक्स की शुरुआत कैसे हुई, ये सब कुछ बड़ा ही सिंपल वे में एनसीईआरटी की बुक्स की ये खूबी है कि सिंपल वे में आपको बताते हैं। जनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पे लाए गए उपहारों पर निर्भर नहीं थे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि राजा जो होते थे उनको मतलब अपने प्रजा के द्वारा बड़े बड़े सामान या फिर वैश्य जो होते थे धनी, उनके थ्रू उनको हमेशा गिफ्ट उपहार वगैरह मिलते रहा करते थे। परंतु जब उन्होंने एक स्थायी सेना रखी और सेना को वो सैलरी देने लगे, तब वो जनता से उन्होंने टैक्स वसूल करना शुरू किया। अब वो जनता से नियमित रूप से टैक्स वसूल करने लगे क्योंकि अब उन्हें उनके खर्चे बढ़ गए थे। तो बेसिकली उसके क्या-क्या रूप थे उस टैक्स के, तो देख लो। फसलों पे लगाए गए कर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे क्योंकि प्रारंभिक समय से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। अधिकांश जनता थी वो कृषक ही थी। अतः वहीं से सबसे ज़्यादा इनकम होता था। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा वो टैक्स के रूप में लेते थे, जिसको भाग कहा गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाग। कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगाए गए थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि फ्री में काम करवा लिया, किसी मान लीजिए किसी प्रकार का कारीगर है, स्थापत्य से जुड़ा हुआ है, लकड़ी का काम कर रहा है या किसी तरीके का शिल्प काम से जुड़ा हुआ है, तो उससे काम करवा लेते थे। तो श्रम के रूप में ये अपना टैक्स चुकाता था, फ्री में काम कर। जैसे कि एक बुनकर है, लोहार, सोनार राजा के लिए महीने में 1 दिन उसको काम करना पड़ता था, बिना पैसे के। वही एक प्रकार का टैक्स था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में टैक्स देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। मतलब कि कहने का मतलब है कि जितने भी थे लोग, उन सबको किसी न किसी रूप में टैक्स पे करना पड़ता था। यहाँ तक कि जो आखेटक थे, जो शिकार करते थे और कुछ न कुछ कहीं से जंगलों वगैरह से कलेक्ट करते रहते थे। घुमंतू जातियाँ जो होती थी, इस आखेटक और संग्राहक, वो लोग जंगलों पे जो डिपेंडेंट रहते हैं, उनको भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी टैक्स के रूप में। तो इसका कहने का मतलब है कि समाज का सारा वर्ग किसी न किसी रूप में टैक्स पे करता था। कृषि में परिवर्तन, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कृषि में परिवर्तन, कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए और सबसे बड़ा परिवर्तन आया लोहे के आविष्कार से, लोहे की खोज से। हल के फल सॉरी, ये हल के फल हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि खेतों को जोता जाता है हल के थ्रू और वो फल कहलाता है जिसके थ्रू जोता जाता है। तो पहले लकड़ी के बने होते थे, अब वो लोहे के बनने लगे। कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में अब लोहे के फाल से जोता जाने लगा, जिससे आसानी से जमीनों को तोड़ा जा सकता था। और जब बड़े पैमाने पे खेत जोते जाने लगे तो ऑब्वियसली उपज बढ़ गई, पैदावार अच्छी हुई, फसल सुरक्षित होते थे। लोगों ने धान के पौधों को रोपना शुरू किया और अब पहले की तुलना में पैदावार भी बढ़ गई। तो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कृषि के क्षेत्र में। तो ये हम लोगों ने बड़े सिस्टमैटिक वे में देखा कि महाजनपद काल तक किस तरीके से चेंजेस हो गए, चाहे वो राजा की भूमिका है, राजस्व व्यवस्था है, कृषि है, सेना है, टैक्स है, तो ये सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ रहा है साथ साथ। अब बात करते हैं मगध। हमेशा आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा अपने बुक में, मगध का उत्कर्ष। तो 16 महाजनपदों में प्रारंभिक रूप से जो पहले काशी जनपद का नाम मिलता है, हालांकि ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, परंतु हमेशा आप लोग पढ़ते हो कि एक मगध वो जनपद था जो सारे जनपदों में एक स्ट्रॉन्ग रूप से उभर के आता है कि उसके बहुत सारे रीजंस थे। क्या रीजंस थे वो भी हम लोग देखेंगे। मगध का उत्कर्ष होता है लगभग 200 साल के भीतर ही 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध बन गया। इसके कई कारण थे, जैसा कि मैंने बताया। ये क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गंगा और सोन जैसी नदियां जो थी वो मगध से होके बहती थी और नदियों के कारण जो जल मार्ग वगैरह थे उनके थ्रू यातायात से संबंधित सुविधाएं डेवलप हुई। जल वितरण था, आम जनता को पानी की कमी नहीं होती थी, प्लस सिंचाई की सुविधा इजीली, मतलब सिंचाई हो जाती थी खेतों की। तो जल वितरण था और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इन दोनों चीजों ने, मतलब नदियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था और जंगल में हाथी थे और इन हाथियों को पकड़ करके ले आके उन्हें ट्रेंड कर देते थे और अपनी सेना में भरते थे। तो मगध के जो भी शासक हुए उनकी सेना की एक मुख्य विशेषता उनकी गज सेना, हाथी होना था उनके सेना, जो कि और सभी शासकों की तुलना में उनको स्ट्रॉन्ग बनाते थे।
जंगलों से लकड़ियां मिलती थी और इन लकड़ियों से क्या बनता था, गाड़ियां वगैरह बनती थी, चाहे बैलगाड़ियां वगैरह हैं, घर बनते थे, रथ वगैरह के लिए लकड़ियां आसानी से मिल जाती थी। जंगलों से गाड़ियां, घर, रथ बनाने के लिए लकड़ी आसानी से मिल जाती थी। इसके अलावा लौह अयस्क, सबसे बड़ी बात कि जो लोहे के आविष्कार से और लोहे की खोज से जो लोगों के जनजीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो ये लौह अयस्क की खदानें भी थी जो हथियार बनाने के लिए काफी उपयोगी हुए। मगध के दो शक्तिशाली प्रारंभिक शासकों का नाम मिलता है, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। और एक और शासक का नाम मिलता है महापद्मन। ठीक है, तो ये बेसिकली जितने सारे शासक वंश में हर एक वंश के शासक है। बिंबिसार है, अजातशत्रु, महापद्मन नंद वंश का शासक है। उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है और उसने एक बड़े साम्राज्य की नींव डाली जिसको मौर्य साम्राज्य के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं। उसने अपने क्षेत्र को, महापद्मनन भी एक शक्तिशाली शासक हुआ, इसने अपने क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया और बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी और बहुत सारे बुक्स में गिरिव्रज राजगृह को एक ही बताया गया है, हालांकि गिरिव्रज थी। उसके बाद से सुरक्षा के कारणों को देखते हुए इसको बदला गया, राजगृह हुआ। हालांकि एनसीईआरटी के बुक में राजगृह है तो आप राजगृह ही दोगे। तो राजगृह जो था वो 5 तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। सुरक्षा की दृष्टि से भी बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनी मगध की, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं वज्जी। मगध के नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। तो मगधी संघ था। ठीक है, तो दो शब्द आपको यहाँ मिलते हैं, गण एंड संघ। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वज्जी जो था, यहाँ थोड़ी अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। ठीक है, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक एंड महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर, ये दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्यों में संघ का बड़ा ही सजीव चित्रण मिलता है कि किस तरीके की संघ में व्यवस्था थी। ठीक है, तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ अर्थात संगठन या सभा। तो बेसिकली इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि गण या संघ में बहुत सारे शासक होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर शासक नहीं होता था। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठ के ये मीटिंग्स वगैरह करते थे और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए साथ साथ तैयारियां करते थे। तो और ये स्त्रियां, दास और जो निचले तबके के लोग होते थे इन सभाओं में भाग नहीं लेते थे। तो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति कोई के अंडर ये सारे क्षेत्र नहीं थे, बल्कि बहुत सारे शासक थे, सबके पास अपनी अपनी सेना भी होती थी। तो ये सारे हैं जो गण और संघ कहलाते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वज्जी संघ के बारे में। और वज्जी संघ के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है अजात शत्रु से रिलेटेड, इसको हम लोग देखते हैं। अजात शत्रु और वज्जी संघ जो कि एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है। वज्जी संघ का ये वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। ठीक है, दीघ निकाय जो कि सुत्त पिटक का भाग है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। अजातशत्रु एंड अजात जिसको अजातशत्रु बोला है, वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पे आक्रमण करना चाहते थे और उसने अपने मंत्री वस्साकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे, उनकी बातों पे ध्यान देंगे। और कुछ पॉइंट्स और हैं। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का, चाहे वो किसी भी मत के को मानने वाले हैं, उनका सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पे कोई रोक नहीं लगाएंगे।
तो बेसिकली अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्साकार को भेजा था कि किस तरीके से वज्जी संघ पे जीत हासिल की जा सके। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि ये इनकी खूबियां हैं, जब तक इनके पास ये सारी खूबियां रहेंगी वज्जी संघ के पास, तब तक उनको कोई जीत नहीं सकता है और तब तक वे उन्नति करेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसके बाद वज्जी संघ और अजातशत्रु के बीच युद्ध होता है। इसमें वत्साकार की बड़ी भूमिका होती है, जो आप दूसरे चैप्टर्स में भी आप लोग पढ़ते हो। तो ये हालांकि 6 क्लास की बुक है, तो इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग केवल बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से 1500 साल तक चलता रहा। तो उसके बाद फाइनली गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है कि बहुत राजाओं ने जीतने की कोशिश की, परंतु गण और संघ अस्तित्व में रहे और गुप्त शासकों ने गण और संघ पे अपना विजय हासिल करके राज्य में मिला लिया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं, उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन ये तकरीबन 2300 साल पहले, गण या संघ के राज्यों का अंत तकरीबन 1500 साल पहले हुआ है। ठीक है, अब ये चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चन आंसर होता है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ दे दिया आप लोगों को। सही या गलत बताओ। जो भी मैंने आप लोगों को करवाया उसी से रिलेटेड है। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो बेसिकली गुजरने की छूट दे देते थे कि भाई हमने आपकी स्वतंत्रता आपके अधीन हो गया, आपको मानते हैं कि आप हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर गुजरने की छूट नहीं देते थे, उनको रोक लेते थे, तो युद्ध करना पड़ता था, तो यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यस, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। यस, उसके बाद से नेक्स्ट है, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। ये सही है बिल्कुल। तो ये गलत है कि सारथी पवित्र जल का छिड़काव नहीं करता था, बल्कि पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करता था, पुरोहित करता था। ठीक है, पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, ये गलत है। पुरातत्वविदों को महल नहीं मिली है, बल्कि बस्तियां मिली, झोपड़ियां मिली, ये भी गलत है। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। तो बेसिकली स्टोर के लिए यूज नहीं करते थे कि भाई अनाजों को रखे, उसमें बचा के रखे। चित्रित धूसर पात्रों का उपयोग करते थे बेसिकली किसी खास अवसर पे किसी खास व्यक्ति को परोसने के लिए भोजन, जैसा कि मैंने पिक्चर में भी आप लोग को बताया था कि चित्रित धूसर मृद भांड कैसे होते थे, उनको किस तरीके से यूज करते थे। तो ये भी एक तरीके से गलत ही है, क्योंकि इनका प्रयोग खास मौकों पे महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए करते थे। ठीक है, महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। तो ये बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा भी, सही था, सही है। पहले सुरक्षा की दृष्टि से किले बंद किए जाते थे, बाद में कुछ शासक ऐसे थे अपने समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी बंद करते थे, तो किले बंद करते थे। महाजनपदों की कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। कौन सा कथन सही है? तो आप चाहो तो इसको पॉज करके सुन सकते हो, सॉरी अपने आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर मैं बता दूं आप लोगों को कि सही है 1 और 2। ठीक है, ये गलत है। आखेटक और संग्राहक पूर्ण रूप से कर से मुक्त थे, ये गलत है। आखेटक और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में दिए देनी पड़ती थी, वो लोग पूरी तरीके से मुक्त नहीं थे। ठीक है, अभी आई थिंक आप लोगों ने लेसन ध्यान से सुना होगा तो देखा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही संघ से संबंधित थे। इसमें कौन से कथन सही हैं? तो इसका ऑप्शन मैं दे दूंगा आप लोगों को कि इसमें केवल बी सही है, कि बुद्ध और महावीर दोनों ही संघ या गण से संबंधित थे, गण या संघ से संबंधित थे, ये सही है। एक ही राज्य के अधीन विशाल क्षेत्र गण या संघ नहीं होता था, बल्कि छोटे छोटे बहुत सारे शासक होते थे, सभी मिल के
प्रत्येक व्यक्ति एक तरीके से राजा ही होता था और सभी मिलके अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। तो ये था गण, कोई एक व्यक्ति नहीं होता था। गण या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो गुप्त शासक थे। बहुत लंबे टाइम पीरियड तक बहुत सारे शासक वंशों ने कोशिश की कि गण संघों पे जीत हासिल करें, परंतु नहीं कर पाए हैं। गुप्त शासकों ने फाइनली जीत हासिल की है इन पे। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक से हालांकि ये चैप्टर का ही है, बट थोड़ा सा हमारे नेट के एग्जाम में ही आएगा नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने चैप्टर में था तो मैंने सोचा कि मैं डिस्कस कर लूँ आपसे। एथेंस में प्रजातंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। गणतंत्र कहते थे। एथेंस में एक सभा थी और इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। एक सभा थी, उस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद आंसर दे सकते हो अगर आपको पता है तो फिलहाल मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूं कि ये ऑप्शन नंबर डी, सारी तीनों चीजें इससे जुड़ी सही है एथेंस के प्रजातंत्र के संदर्भ में। कि यह व्यवस्था जो थी एथेंस की लगभग 200 सालों तक चलती रही और बेसिकली यहाँ पे 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। जो दास नहीं थे वही नागरिकता का दर्जा उन्हीं को मिला हुआ था, और जो 30 साल से ऊपर के होते थे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेती थी। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि साल भर में कम से कम 40 बार ये सभाएं बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ पे औरतों को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले लोग बहुत ही विदेशियों को भी यहाँ पे खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक के अधिकार नहीं मिले थे। तो मोस्टली कहने का मतलब है कि औरतों और दासों को, और जो एक तरीके से मजदूरी कर रहे थे खदानों में या फिर कार्यशालाओं में शिल्पी वगैरह थे, उनको भी नागरिक के अधिकार नहीं मिले थे। तो ध्यान देना। तो ये चारों चीजें सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ये चैप्टर के लास्ट में दिया है एथेंस के बारे में, तो उससे जुड़ा मैंने आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस कर लिया ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसीलिए कोशिश की है कि एक लेसन में एक चैप्टर को कंप्लीट करा दूं ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो आप लोग प्लीज़ अपने सजेशन ज़रूर दीजिए और ज़रूर बताइए कि ये लेसन आपको कैसा लगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि केवल और केवल मैं क्वेश्चंस कराऊं एनसीईआरटी के बुक पे बेस्ड, तो भी आप बोल सकते हो, या फिर जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वही तरीका बेस्ट है। तो अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।